मैंने 22 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप किया, यूएस में 2 लीग्स की अभी, और इंग्लैंड में काम किया, यूएई में काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो आप यकीन करें कि आधे इवेंट तक जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं था तो वो मुझे ये समझते थे कि मैं इंडिया से हूँ। सही। तो उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि पाकिस्तान से भी कोई वो लोग भी ये काम कर काम कर सकते हैं। सकते हैं। डिपार्टमेंट जिसपे मैं काम करता हूँ वो ENG डिपार्टमेंट कहलाता है। सारी उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है जो कि प्लेयर्स के फीचर्स बनते हैं, टीम्स के फीचर्स बनते हैं, कुछ मैच प्रीव्यूज़ बनते हैं। जहाँ तक ये टीवी प्रोग्रामिंग की बात होती है वो मुझे लगता है थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। एक फार्मूलाज बन चुके हैं कि आपको 3 सेकंड का शॉट लगाना है, और तो इतने मैकेनिकल आप हो चुके होते हो आपको पता नहीं चलता कि आपका जो कि कंटेंट वाली साइड है उससे आपकी नज़र हट जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स करता हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मैं बाहर भी काम कर रहा हूँ, और उसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं। मतलब कभी भी कुछ आसानी से नहीं हुआ। हार्डशिप्स नहीं आएंगी जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल से आप कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि बड़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं हमारे पास इस शो के लिए, जो कि एक ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूसर हैं, वीडियो एडिटर हैं, और वो ये सिखाते भी हैं कोई 20 साल से गालबन, और उनको लोग द प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं। अभी ICC वर्ल्ड कप के अंदर अपनी ये ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे थे। इनसे बल्कि पूछेंगे वर्ल्ड कप में इनका क्या रोल होता है, या इन जनरल जो इस तरह के इवेंट्स हैं वो कैसे कवर होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, और कुछ फ़नी बातें भी पूछेंगे। और कुछ पिछले गालबन कुछ महीनों से हम मिल के इकट्ठे काम भी कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के लिए, तो हम उसके लिए भी इनके मशकूर भी हैं, और उसके बारे में भी थोड़ा सा एक पॉडकास्ट की जो जर्नी है उसको एडिटिंग वगैरह वो प्रोसेस भी उनको इनसे पूछेंगे आपके लिए। उमैर अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक नकाश। सुना है सब खैरियत, सफ़र आपका अच्छा गुजर गया? जी अभी गुजर गया और थोड़ा सा अभी कंटिन्यू है आगे और भी। सबसे पहले तो हम माजरत भी करेंगे, आपके मशकूर भी हैं, आपने अपना टाइम दिया, और माजरत इसलिए करेंगे कि आपने टाइम दिया, आपका 6-7 घंटे का ट्रांजिट है, उसमें आपने ये मैनेज किया कि आप यहाँ जी आ जी पाए। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मतलब आप मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके स्टूडियो में इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठा हूँ जी, और हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टिल उमेर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चाहता हूँ मज़े की बातें की जाएं। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन आप करा दो। एक मैंने कराया, यकीनन मैं इतने बड़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए होंगे जितने आप बड़ा काम आप कर रहे हो, तो वो अगर आप इंट्रोड्यूस कराते हो अपने आप को तो वो किस तरह कराते हो? सही नकाश, आपने मेजर जो मेरा काम है, जो रोल है, वो तो आपने बता ही दिया। कोई 20+ ईयर्स हो गए मुझे फील्ड में, और टीवी चैनल्स के साथ स्टार्ट किया था, फिर प्राइवेट प्रोडक्शंस में घुसा, और हर जॉनरा में मतलब काम किया। फील्ड वाइज अगर आप देखें तो ब्रॉडर वे में तो फिल्म, टीवी और मीडिया में मतलब सारा मेरा बैकग्राउंड रहा। और उसके साथ साथ फिर डिफरेंट रोल्स एक्सप्लोर करता रहा। उसका थोड़ा सा फ़ायदा ये भी होता है, आप एक चीज़ कर करके बहुत दफ़ा थोड़ा बोर भी हो जाते हो, शायद आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा आप उस काम से वो होने लगते हो। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी में इस तरह के डिफरेंट रोल्स आते गए, या डिफरेंट चीज़ों से मैं इंट्रोड्यूस होता गया। टीवी चैनल्स में जब काम कर रहा था तो उनका एक डिक्लाइन आना शुरू हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा टीचिंग की तरफ शिफ्ट हो गया 2015 ऑनवर्ड्स। फिर मैंने फिल्म स्कूल्स में, जिसमें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और इस तरह के 2-3 और भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वहाँ पर पढ़ाया। थोड़ा सा उसमें भी मुझे लगा कि अब थोड़ा ड्रैग हो रहा है। ठीक है, रेपिटेड चीज़ें हैं, एक ही तरह की टीचिंग मेथड्स हैं, सारी एग्जांपल्स वही हैं, चीज़ें वही हैं। तो फिर थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आना शुरू हुआ था 2017 या गालिबन 18 की बात है, जबकि ज़िम्बाब्वे ने टूर किया। वर्ल्ड जी जी 11 एक सीरीज़ हुई, जी और जी, मुझे याद है। उसमें पहली दफ़ा मैंने फिर मतलब मैं इस स्पोर्ट्स प्रोडक्शन की जो एक फील्ड है उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे अपील किया इसने, और जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया से फ्रीलांसर्स आके काम कर रहे हैं, और इतना ही मतलब कि रूटीन वाइज भी बड़ा हेक्टिक काम भी है, लेकिन बड़ा थ्रिल मुझे उसमें एक नज़र आया। तो लकीली पाकिस्तान में और भी टीम्स आने लग गई। पिछले अगर आप 5-7 साल में देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ने, सब ने, न्यूजीलैंड ने, सब ने पाकिस्तान में टूर्स किए। तो उस टाइम के बाद से अल्लाह का शुक्र है कि मैं सारे इवेंट्स का हिस्सा रहा हूँ। PSL 3rd से मैंने स्टार्ट किया था, 3 जो उनका तीसरा सीज़न था, उसके बाद अभी 9th तक मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। और फिर थोड़ा सा साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला। मैंने 22 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप किया, US में 2 लीग्स की, अभी भी एक नेक्स्ट लीग एक लाइनअप है,
और इंग्लैंड में काम किया, यूएई में काम किया, और कई इसमें लीग्स ऐसी हैं जो कि अभी सामने सामने आई, जिनके 1 सीज़न हुए, 2 सीज़न हुए। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके डेब्यू मेरे सामने हुए, तो मैं थोड़ा सा लाइक मतलब इन सारी चीज़ों में अच्छा, मैं इन्वॉल्व ये रहा। सारी इंटरेस्टिंग बातों की तरफ आता हूँ। पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक तो आपने जियो के साथ भी काम किया था जी बिल्कुल। और एक आपने आई गेस उनके साथ एक शो भी किया था, और एक तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, और ये आईसीसी के साथ आप कब से काम कर रहे हैं, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालिएगा। जी, जियो के साथ मैंने 2008 में जियो ज्वाइन किया, और उसके बाद 2016 तक मैं उनके साथ रहा। मैंने ज्वाइन किया था जियो इंग्लिश में, जब उनका इंग्लिश चैनल लॉन्च हो रहा था, जो कि बाद में नहीं हो सका। फिर मैं उनके आर्क टीवी था, जो कि यूथ और म्यूज़िक बेस्ड बेसिकली चैनल था, फिर मैं उसमें रहा। और उसके बाद फिर मैं जो रेगुलर जियो न्यूज़ है, जिसमें प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में और कभी कभी न्यूज़ में, उस तरह से इन्वॉल्व रहा। तो मुझे वो जियो के अंदर भी रहते हुए सारे डिफरेंट डिफरेंट, आप समझ लें, डिपार्टमेंट, डिफरेंट जॉनरा के काम, मतलब एंटरटेनमेंट भी था उसमें, म्यूज़िक भी था, प्रमोशंस वगैरह, न्यूज़, पैकेजेस, रिपोर्ट्स, फीचर्स जिस तरह से बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं करता रहा। और जो स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात आपने की, तो वो मुस्लिम्स इन अमेरिका के नाम से प्रोग्राम था, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे और भी प्रोग्राम वहाँ पर इस तरह से जियो में किए। दूसरा आपका क्वेश्चन था आईसीसी वाला, तो 22 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसके लिए मुझे वहाँ से एक ऑफ़र थी, और मैंने बगैर कुछ सोचे उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उससे बड़ी ऑफ़र कुछ थी नहीं मेरे लिए। तो वो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्रिकेट में प्रोडक्शन में बात करें तो इससे बड़ा इवेंट तो अभी तक, एग्जैक्टली। आईसीसी से बड़ा इवेंट तो कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अब कह लें कि पाकिस्तान को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो लेकिन आप यकीन करें कि आधे इवेंट तक जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं था, तो वो मुझे ये समझते थे कि मैं इंडिया से हूँ। तो सही उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि पाकिस्तान कि से भी भी कोई वो लोग काम भी ये काम कर सकते काम कर हैं। सकते हैं, हाँ। तो वो परफॉर्म किया उधर, अच्छा परफॉर्म किया थोड़ा सा। मुझे लगता है कि आपने तो अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने आगे इसी तरह अच्छा परफॉर्म नहीं उस वाले किया। वर्ल्ड कप में लकीली पाकिस्तान फाइनल तक गया था। अच्छा, उस और वर्ल्ड कप जी जी में। जी, फाइनल में इंग्लैंड से हार गया था। लेकिन ये है कि वो फाइनल मैंने लाइव में उस मैच में था, तो वो मैंने अच्छा। वहाँ पे देखा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले चले हम अभी रिसेंट, चूँकि अभी आप ड्यूटीज़ दे रहे थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, और उसका एक तो एक्सपीरियंस बताइएगा कि वो कैसा था। पहली बार न्यूयॉर्क के अंदर ये वर्ल्ड कप यूएस के अंदर हुआ, यूएस के अंदर आपका को काम करके लगा कैसा, और वो क्या एटमॉस्फेयर था आपके उस आईसीसी के अंदर लोगों के अंदर, वो क्या माहौल था जो आपने देखा, एक्सपीरियंस किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी, एक तो ये वर्ल्ड कप पहली दफ़ा हुआ है कि यूएस में हुआ है। यूएस में लास्ट ईयर एक इनकी लीग हुई थी, मेजर लीग क्रिकेट, तो वहाँ से थोड़ा सा सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम क्रिकेट का। उससे पहले छोटी मोटी लीग्स, टेप बॉल वगैरह, ये सब हो ही रहा था यूएस में, और कई लोग ऐसे भी थे जो ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर्स में से यहाँ पर आके काम कर चुके हैं। ऑब्वियसली वो ज़रा मेन स्ट्रीम नहीं था, तो लोगों को उसका बहुत ज़्यादा उस तरह से अंदाज़ा नहीं। वर्ल्ड कप पहली दफ़ा यहाँ पर हुआ, तो मुझे लगता है कि यूएस की मार्केट के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा कि इसके बाद और भी यहाँ पर इवेंट्स हों, और लोगों को, जो लोकल्स हैं यहाँ पर अमेरिकन, जिनको बेसबॉल का ही शायद पता था बैट को लेके, तो उनको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ है क्रिकेट, और थोड़ा सा इंटरेस्ट आई एम श्योर कि आगे लोगों में होगा। इस वर्ल्ड का अगर आप मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, तो मेरा इस वक्त कैरिबियन साइड पे रहा। न्यूयॉर्क में आया था, लेकिन फिर मैं आगे मैंने स्टार्ट किया गयाना से, फिर मैंने ट्रिनिडेड में काम किया, और उसके बाद मैंने अभी लास्ट सेंट विंसेंट तक मैंने सुपर 8 का जो आखिरी मैच था वो करके फिर मैं अब फ्री हो चुका हूँ, और आगे से जो बाकी क्रू हैं वो उसको फिर मज़ीद उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एज इन ट्रैवल वाइज भी बहुत दूर था, लेकिन ये है अगेन, कि बड़ा डिफरेंट एक और दुनिया थी मेरे लिए। बहुत खूबसूरत जगह है टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, इसमें उमेर भाई दो चीज़ें, एक आपको थोड़ा माज़रत के साथ मैं पीछे लेके जा रहा हूँ कॉन्वर्सेशन के अंदर। आपने एक बात की थी कि जैसे मुझे पता है एडिटर की ड्यूटी कितनी मोनोटोनस हो जाती है, कि आप एक ही चीज़ रोज़ रोज़ करके आप थक भी जाते हो, राइट? उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, मैं आपको सही बताऊँ, अगर तो हम बात करें ना टीवी चैनल्स में, एक ज़माने में टीवी चैनल्स का बहुत बूम था। हर बंदा चाहता था मैं टीवी चैनल ज्वाइन करूँ। सोशल मीडिया पे इतना कुछ था नहीं। फ़िल्म वाली जो फील्ड है बहुत हैपनिंग होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कभी भी वो इंडस्ट्री उस तरह से नहीं बूम कर पाई। हमेशा से कोशिश करते हैं, कुछ फ़िल्में बनती हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर वो दोबारा उस पर नहीं आ पाते। और इंडस्ट्री नहीं है तो यही वजह है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स नहीं हैं। देखें, अगर मैं ख़ुद फ़िल्म कर रहा हूँ, एज एन एडिट भी कर रहा हूँ उसको, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपके डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट सीन्स हैं, और हर तरह का आपके पास डिफरेंट चैलेंज है, तो आप उसको एंजॉय उस तरह से कर सकते हो। जहाँ तक ये टीवी प्रोग्रामिंग की बात होती है, वो मुझे लगता है थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, ठीक है ना। उसमें
एक फार्मूलाज बन चुके हैं कि आपको 3 सेकंड का शॉट लगाना है, आपको फिर ये शॉट लगाना है, उसके बाद ये इंसर्ट लगाना है। तो इतने मैकेनिकल आप हो चुके होते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपका जो क्रिएटिव साइड है, जो कि कंटेंट वाली साइड है, उससे आपकी नज़र हट जाती है। आपको पता है ये मैकेनिकल है, ये 3 मिनट का ये बनना है, 2 मिनट का ये बनना है, बस आपने ये बनाया, न्यूज़ पैकेज आपका बन गया, या ये प्रोग्राम है, इसकी ये ड्यूरेशन है, ये जब ये होगा तो ये इंसर्ट आएगा, तो वो काफ़ी मैकेनिकल काम हो जाता है। स्पोर्ट्स में सब चीज़ों का कम्बिनेशन है। अगर मैं आपको उस तरह से एलेबरेट करूँ, मिसाल के तौर पे आपको क्रिएटिव भी रहना है और आपको बहुत ही टाइट डेडलाइन पे काम करना है। सही। आप सोए नहीं हैं, आप सारा दिन काम कर रहे हैं, आपको कल भी मैच है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक स्पार्क है, उसमें एक थ्रिल है। तो आपको मतलब आप अपने भी ज़रा बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, आपको हर एग्जैक्टली। चीज़ को हाँ रहते हुए, और ऑब्वियसली इतना प्रेशर भी होता है, आपको परफॉर्म भी अच्छा करना है, ठीक है। कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड के पाकिस्तान से आप आए हो, फिर आप इंटरनेशनल उसमें काम कर रहे हो जिसमें कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई साउथ अफ्रीका से है, कोई इंडिया से है, और आप पाकिस्तान किसी की तरफ से काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मुझे लगता है एडिड प्रेशर भी होता है। और फिर मतलब मैंने भी स्पेशल एम्फोसाइज़ किया इस पर कि लाइक कल को किसी के जहन में की बात भी रहे कि हाँ मतलब यहाँ के लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंटरनेशनली। अच्छा, जो अभी मैं बैक टू द वर्ल्ड कप आता हूँ कि जब आप वर्ल्ड कप यहाँ आप कैप्चर भी कर रहे थे, एक तो बताइएगा कि पाकिस्तान और यूएस का जो मैच था वो आपने किधर देखा? आप वो ग्राउंड में मौजूद थे या? नहीं, मैं उस वक्त ग्राउंड में मौजूद नहीं था, लेकिन मैं उसकी अपडेट्स ले रहा था, मैं उसको टीवी पे कुछ देर बाद देख रहा था। तो आपके स्टाफ के अंदर जब आप लोग आपने जैसे बताया कि आप माइनॉरिटी के अंदर थे, पाकिस्तानी ज़्यादा थे नहीं, हम पहले भी बात कर रहे थे, तो उसमें एक्सपीरियंस कैसा था जब आप लोगों को लोग आ रहे होंगे, यकीन आपको ये बात कर भी रहे होंगे? यूएस वाला तो चले एक डिफरेंट स्टोरी थी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, क्योंकि हमारे क्रू में मेजोरिटी इंडियन लोग थे, और बड़ा अच्छे हमारा एक हेल्दी इन्वायरमेंट हम काम करते हैं उसमें सब मिलके। तो उसमें क्या था कि फ़र्स्ट इनिंग तक वो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर चुके थे कर कि यार सके चलो यार अच्छा ज़बरदस्त ये वो क्या, मैं भी थोड़ा सा चौड़ा हुआ था कि एग्जैक्ट। के हो गया। और उसके बाद फिर सेकंड इनिंग मिड इनिंग के बाद ऐसी वो फिर गेम बदली कि मैं उनसे फिर थोड़ा सा नज़र आ अच्छा, मैंने भी ना इत्तेफाक से वो मैच कुछ अपने दोस्त इंडियन दोस्तों के साथ देखा मैंने, अच्छा अच्छा। और वो जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें वो मैच छोड़ चुके थे देखना, हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट भी लेकिन खत्म हो गया। मुझे यकीन था अपनी टीम के ऊपर कि हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ की सिचुएशन के अंदर भी, इस बारे में हम जाने जाते हैं। तो फिर मैं मैं तसल्ली दे रहा था कि टेंशन नहीं लेनी, पाकिस्तान टीम है, कुछ भी हो सकता सही है। बात है। तो खैर टेक्निकली अनफॉर्चुनेटली वैसे जो मैंने सुना था न्यूयॉर्क, मैं खुद तो उसमें था भी नहीं, और टेक्निकली मैंने सुना था विकेट भी थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, और उस पर अगर वो एग्जैक्टली, परफॉर्म नहीं कर सके तो ऑब्वियसली जो या नेक्स्ट वो टीम आ रही है उनको ड्रॉप भी इन पिचेस थी, वो इतना अच्छा पिचेस का परफॉर्म नहीं बिल्कुल किया बिल्कुल। जितना उन्हें वो एक्सपेक्टेशन जी थी। अच्छा, आप आपके काम के ऊपर आता है, क्योंकि आई नो इट्स अ टफ जॉब, इस तरह का इवेंट कैप्चर करना, प्रेशर भी है जिसमें पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया मैच जिसमें आई गेस कोई बिलियन की व्यूअरशिप होती है। ऐसे मैचेस को कवर करना वो कितना प्रेशर होता है, और आपके वो जो अंदर की सेटिंग के अंदर क्या माहौल क्या होता है उसके अंदर? देखिए उसकी प्रेशर बिल्कुल होता है, और सही बात बताऊँ आपको एक एक्साइटमेंट भी होती है, क्योंकि मैंने अक्सर जो देखा है डिवीज़न हुई होती हैं क्रूज़ की, जिस तरह इस वर्ल्ड कप में टोटल 5 क्रू डिफरेंट वेन्यूज़ पे काम कर रहे थे, कि कोई ट्रैवल भी कर रहा है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। तो आपके पास जो मैच आते हैं तो उसकी आपको एक एक्साइटमेंट होती है। मतलब अभी लकीली जो अफ़गानिस्तान ने दोनों जो एक अच्छे बहुत ज़बरदस्त उनके मैच हुए, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी और उससे पहले जो उनका ऑस्ट्रेलिया के उसमें था, तो उन मैचेस में मैं था वहाँ पर, ठीक सही। है। तो उस मैच में इतना आपके पास प्रेशर कि आपको काम भी का आपका लोड तो मतलब डबल हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट पेस मैच चल रहा है, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप इधर उधर कुछ और सोच कुछ भी सकें है। कर सकें। तो वो होता है, लेकिन ये होता है कि ऐसे मैच का मुझे लगता है एक पार्ट बनना भी बड़ी एक एहसास की बात एजाज होती की है, और बात है, इंटरेस्टिंग एक्चुअली होता है कि दैट्स आप ट्रू, दैट्स जैसे ट्रू। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस मैच में था, या कोई ऐसा यू आर मैच। पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हाँ नाउ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक मुझे लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त एक उसमें बात होती अच्छा, है। अगर हम ड्यूटीज़ को थोड़ा अलग अलग देखें, अभी आपने एज एन एडिटर आप काम कर रहे थे, राइट? जी जी। और ड्यूटीज़ क्या होती हैं आपकी मैच के अंदर नॉर्मली? आप डे टू डे आप करते क्या हो एक्चुअली, या एक मैच सही, के अंदर आप लोगों की मैं क्या आपको थोड़ा ड्यूटी? सा इस तरह से क्लियर कर देता हूँ। जिस तरह डिपार्टमेंट तो बहुत सारे होते हैं, मैं कैमरा है, इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन है, जो कि सारे लॉजिस्टिक भी देख रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी आजकल आपको पता है, हॉक है, बॉल ट्रैकिंग वगैरह, वो एक अलग डिपार्टमेंट कर रहा है।
तो इस तरह से जो डिपार्टमेंट जिस पे मैं काम करता हूँ वो ENG डिपार्टमेंट कहलाता है, या फिर उसको आप कह लें कंटेंट डिपार्टमेंट होता है। तो वो कंटेंट डिपार्टमेंट सारी उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है जो कि इवेंट शुरू होने से पहले कुछ मीडिया डेज, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह, प्लेयर्स के फीचर्स बनते हैं, टीम्स के फीचर्स बनते हैं, कुछ मैच प्रीव्यूज़ बनते हैं, और जो मोस्टली आपके जो मैच से पहले के स्टूडियोज़ होते हैं तो उसमें वो वहाँ पर चलते हैं, और वो प्रॉपर एक स्टोरी के हिसाब से होते हैं कि मतलब जो जिसका मैच है, जिसके साथ है, या क्या ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा पॉइंट है। तो एडिटोरियली आपको थोड़ा सा वो माइंड में रख के उन चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है। एडिटर का उसमें फीचर्स जो होते हैं ऑब्वियसली वो आपको एडिट करने होते हैं, और लाइव मैच में जिस तरह के आपके पास ओपनर्स होते हैं, जो मैच हो जाता है सारा उसका एक रैप अप करके एक क्लोजर बनता है जो बिल्कुल मैच के एंड में चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैच के बीच में कुछ बाइट्स चल जाती हैं, कुछ कलरफुल चीज़ें चल जाती हैं। मिसाल के तौर पे कोई फूड का कोई एक छोटा सा 15-20 सेकंड का वो चल गया, कुछ क्राउड का चल गया, या पिच का कुछ चल गया। तो वो एक एडिटिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो उसको पूरा एक एडिट करके, ग्रेड करके, पैकेज करके पूरा फिर वो आगे प्ले आउट के लिए देता है, और बाकी वो चीज़ फिर ऑन एयर उस तरह से होती है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन अगर आप मेरा लें तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक मैच के दौरान एक बड़े इंटेंस माहौल के अंदर वो खूबसूरती कैप्चर कर रहे होते हैं? वो लोग कोई इधर से कैच हो रहा होता है या छक्का हो रहा होता है और वो कोई बड़ी खूबसूरत सी खवातीन दिखा रहे होते हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट ये काम सही कर? सही सही सही। हाँ नहीं बिल्कुल, ये एक सवाल मेरे से पहले भी हुआ था कि ऐसा? वो किस तरह से मतलब वो दिखाते हैं लड़कियां लड़कियां या कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग मोमेंट। देखिए वो डिफरेंट कैमरा पोजीशंस हैं, और वो नहीं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बिल्कुल लगी बिल्कुल है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डेडिकेटेड लाइक मतलब क्राउड के लिए हैं, कुछ कैमराज RF पे वो चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, इतना क्रिएटिव चलते हैं कैमरा मैन भी, कि एक बॉल हो गई, रिएक्शन हो गया, उसके बाद वो फ़ौरन ही उसके बाद कैमरे को अपना क्राउड के रिएक्शन की तरफ स्विच कर लेते हैं। कॉल जो होती है डायरेक्टर की होती है, क्योंकि उसके पास वो सारी स्क्रीन सामने आ रही होती हैं कि कहाँ पर किस कैमरे पे इस वक्त मेरे पास क्या क्या है। तो अच्छा। वो कॉल उसकी होती है, डिसीजन उसका डायरेक्टर का होता है कि जो वो उसको देखता है स्क्रीन पे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि ऑन एयर नहीं होनी चाहिए या नहीं होती, देख के वो देख के वो डिसाइड करते हैं। और बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे लाइव में हो भी जाते हैं कि आप फिर आप फ़ौरन कट करते हैं उसको इस तरह से। वो तो वो डायरेक्टर का डिसीजन होता है, वो देख रहा होता है। कैमरा मैन सारे वक्त कम्युनिकेशन में होता है, डायरेक्टर भी उनसे कम्युनिकेशन में होता है, सारी मतलब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं कम्युनिकेशन, सब लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर कोई कैमरा मैन को बहुत अच्छा कुछ इस तरह का कोई डिफरेंट सी चीज़ मिलती है तो वो ऑफ़र कर देता है डायरेक्टर को, ये इस पे चेक करो, मेरे कैमरे पे ये है। तो अगर वो होती है तो डायरेक्टर उसको फिर वहाँ पर विजन मिक्सर के थ्रू उसको कट करके वहाँ से वो ले लेता है। सही आ गया, क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो रोल है जो वो लोग प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। मीम्स आती हैं हमारे पास इस तरह की, वो बहुत ज़्यादा शेयर होती है। हाँ, बल्कि एक हमारे कैमरामैन हैं जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो उनको ट्विटर पे किसी खातून ने उनकी वीडियो बना के कि ये बंदा मेरे ऊपर यहाँ 15 मिनट से कैमरा लगा के खड़ा है, और उसने बड़ा उसको नेगेटिव लोगों ने नीचे कमेंट्स कर दिए कि ऐसा मतलब हैरेस कर रहा है और ये वो इस तरह से। तो होता क्या है कि अब एक बाउंड्री है या विकेट है, अब ऑब्वियसली किसी को नहीं पता कि इस बॉल पे बाउंड्री होगी या नहीं होगी। तो कैमरामैन उस पोजीशन को जो उसको लगा बेहतर, क्राउड यहाँ बेहतर है, थोड़ा हैपनिंग है, यहाँ से कुछ रिएक्शन अच्छा आ सकता है, तो वो कैमरे को वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टैटिक फिक्स कर देता है। आई गेट हाँ, इट। अब आपको एकदम से तो आप जा नहीं सकते कि रिएक्शन पे आपका कैमरा कहीं और एकदम से आप चले गए, ऐसा भी होता है नॉर्मली, लेकिन ये है कि फिर भी आप उसको ज़रा फिक्स कर देते हो। तो वो वेट कर रहा है रिएक्शन का, और उन खातून ने आगे से उनकी वीडियो बनाई, और बाद में फिर उसको उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया कि आई ये इस गेट तरह इट। से वहाँ पे खड़ा है। अच्छा उमेर भी, एक चीज़ बताइएगा कि नॉर्मली फिर वही बात है कि इतने इंटेंस माहौल के अंदर आप लोग काम करते हो, उसमें गलती के चांसेस कितने होते हैं? और कोई इस तरह का कोई फन इंसिडेंट या कुछ कोई इस तरह का वाक़या आप शेयर करना चाहोगे? कोई इस तरह का कोई ब्लूपर हो गया, कुछ गलती हो गई जिससे, क्योंकि आप, मैं वही बात है कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो अगर किसी एक की गलती की वजह से भी आई गेस बहुत सा इम्पैक्ट आ सकता है पूरे मैच के ऊपर। तो कोई अगर इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा, कोई आपके जहन में कोई फ़नी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? देखिए इस तरह लाइव पे तो सही बताऊँ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बाहर के कई मैचेस में हम देखते हैं कि लोग स्पेशली प्लान करके प्रपोज कर देते हैं, ठीक है, उनके ज़रा एग्जैक्ट। डिफरेंट वो तरीके होते हैं। हमारे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो उसमें एकदम से मैसेज आता है कि जी कोई VIP गेस्ट बैठा है, तो उसकी फैमिली बैठी है, तो उसको कट करना है, उसको दिखाना है, फिर कैमरामैन बेचारा उसको ढूंढने लग जाता है।
फिर उसको काटना पड़ता है। तो एक हमारे एक अजीब से आपको बताए पूरा अच्छा, डिफरेंट ये किस्म के चलता है पाकिस्तान हाँ में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे डिफरेंट किस्म के वो वहाँ पर प्रेशर होते हैं। एडिट में चीज़ों का मार्जिन होता है कि आप उसको डिसाइड कर सकते हो, काट सकते हो या नहीं कर सकते। लाइव में नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली मुझे PSL में याद है, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज़म खान उस वक्त बैटिंग के लिए रेडी हो रहे थे, तो वो जो उनका गार्ड होता है उन्हें ट्राउज़र के अंदर यूँ घुसाया और वो सारा कैमरे में मतलब वो सारा ऑन एयर लाइव वो चला गया उस तरह से। तो वो बड़ा मतलब इनअप्रोप्रिएट थोड़ा सा मेरे ख्याल ऑकवर्ड से सा था, वो हुआ awkward सा था उस वक्त सिचुएशन। और अभी लास्टली एक कंट्रोवर्सीज भी बन जाती हैं। इमाद वसीम ड्रेसिंग रूम में आपको पता है कि था, स्मोकिंग कर रहे थे। रहे थे ड्रेसिंग रूम में, उसके प्रोटोकॉल्स हैं वो नहीं अलाउ वहाँ पर, और वो कैमरामैन ने उसको वहाँ पे देख लिया। लेकिन और हमारे प्लेयर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिस हो जाती हैं लाइव में, ठीक है, तो वो रीप्लेस में फिर उनको कवर कर लेते हैं। अभी रिसेंट मैच में, अफगानिस्तान वाले मैच में, जो उनका कोच था उन्होंने उसको कहा कि बारिश हो रही है एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा ज़रा स्लो हो जाओ। जी जी मतलब जी। क्योंकि बारिश की वजह से फिर गेम रुकनी थी, फिर कोई सिचुएशन बदलती है, 2 दफ़ा गेम या आई थिंक 3 दफ़ा ऑलरेडी रुक चुकी थी। तो वो जो अफगानिस्तान के जिनको खुशबतीन गोली हैं लगी थी। उनको फिर एकदम से कोई गोली लगी थी। तो वो लाइफ में उस तरह से नहीं, बाद में रीप्लेस में वो सारा आपको बताया फिर स्टोरी, मतलब कोच के साथ, और उसके बाद फिर वो रीप्लेस में उन्होंने उसको फिर वहाँ पे दिखाया। I get it. अच्छा, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, मुझे पता है आपकी फ़्लाइट भी है, जी तो मैं इन शॉर्ट छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। एक तो मुझे बताइएगा, लोगों को लगता है एक पॉडकास्ट बड़ा बड़ा आसान जॉब है उसको करना, लोग मुझे भी पूछते हैं, अक्सर लोगों से भी पूछते होंगे। ज़रा बताइएगा पॉडकास्ट के अंदर का एक प्रोसेस होता है, कितना कॉम्प्लेक्स है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों क्या किया, पॉडकास्ट जो मैं देखता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इस फील्ड से हूँ, उन्होंने पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए शुरू कर दी कि उनको लगा कि शायद इसमें कंटेंट आपके पास बड़ा इजीली आ जाता है, कि आपने गेस्ट बिठाया है और आपने रिकॉर्ड किया है और आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन का कंटेंट आ गया। क्योंकि उससे पहले देखें, कंटेंट आप बनाएं, आप प्री प्रोडक्शन करेंगे, आप रेकी करेंगे, आप शूट प्लान करेंगे, जाएंगे शूट करेंगे, एडिट करेंगे, एग्जैक्टली। तो उसको लोगों ने समझते हुए पॉडकास्ट की तरफ थोड़ा सा लोग गए। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ भूल गए कि इसके पीछे बाकायदा एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, एक टीम वर्क है, प्री प्रोडक्शन से लेके, रिसर्च से लेके, क्वेश्चन से लेके, प्रोडक्शन भी, मतलब आपका डेडिकेटेड जगह होती है, टाइम होता है। अब आपने जिस तरह ही अपना स्टूडियो इस्टेब्लिश कर लिया है, तो इसमें ठीक है फिर आपकी स्ट्रगल है। और फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब एक इम्पॉर्टेंट लंबा एक काम प्रोसेस है। है, बिल्कुल। हाँ, आप 50 सेकंड की, 40 सेकंड की रील तो आप ऑब्वियसली 40 सेकंड में देख लेते हैं, लेकिन उस 40 सेकंड की रील के लिए बाज़ दफ़ा मतलब 2 दिन भी लग जाते हैं, 2 दिन भी लग ठीक जाता है है। ना, उसकी एडिट के लिए, उसकी कंटेंट सिलेक्शन के लिए, निकालने के लिए, उसके ऊपर फुटेज क्या लगना है, उसके ऊपर इफेक्ट्स क्या लगने हैं, तो वो काफ़ी टाइम लेती हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। तो तब जाके आपके पास वो चीज़ जाके वहाँ पर आती है। तो और ये अभी हम एक रील की बात कर रहे हैं। ये भी हम रील की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, हाँ एग्जैक्टली। सारा। और अभी आपका जिस तरह से है पूरे ये लाइक घंटे घंटे की पॉडकास्ट है, फिर उसमें से उससे पहले कंटेंट स्क्रिप्ट है, लिखनी है, आपको कंटेंट तैयार क्वेश्चंस हैं, करना है। बिल्कुल हाँ, रेलेवेंट होने चाहिए। और इस तरह रैंडमली अगर होंगे तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी। या मतलब दैट्स ये ट्रू। जो रिसर्च बेस्ड चीज़ होती है, तो वो फिर जो जो हमारी ऑडियंस है वो भी उसको फिर उस तरीके से, मतलब उनका इंटरेस्ट भी इसीलिए होता है क्योंकि एग्जैक्टली। उनमें प्रॉपर एक रिसर्च चीज़ें होती हैं बेस्ड। अच्छा उमेर भाई, एक तो थैंक यू आपने बताया। मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये बहुत आसान काम है, और फिर मैं उन्हें बताता भी हूँ, कोशिश करता हूँ, बता तो नहीं सकता ऑब्वियसली, उन्हें इस फील्ड का इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि जैसे एक पॉडकास्ट है उसके लिए पहले उसकी आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको तैयारी करनी है, अक्सर लोगों पे आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, उन लोगों को जानने के लिए, उस टॉपिक को जानने के लिए आपको बहुत से डिफरेंट पॉडकास्ट देखने पड़ते हैं। फिर हम उसको एक्चुअली शूट करते हैं, शूट के बाद फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है। आप लोग फिर कितना काम करते हैं, और और फिर फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला तो भूल गए, उसमें एग्जैक्टली उसमें थंबनेल्स हैं, चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें पोस्टिंग है। हैं। मुझे लगता है हमें कम से कम 7 8 9 दिन लग जाते हैं, और ये गेस्ट भी मुझे अक्सर मेरे भाई पूछते हैं कितना टाइम क्यों लग रहा है, बड़ा टाइम हो गया पॉडकास्ट किए हुए, आ नहीं रहा। तो सही मैंने फिर कैसे बताऊं कि यार ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको कहीं एक छोटी गलती हो जाए तो फिर ये प्रोसेस अक्सर रिपीट करने भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल जैसे अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई शायद वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, या कोई प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया किसी चीज़ के अंदर, फिर अपलोडिंग प्रोसेसेस हैं, तो इट्स एक्चुअली टफ। तो मैं सिर्फ चाहता था कि आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। उमेर भाई,
आप अपने बारे में बताइएगा, आप लोग क्लासेस ऑफर करते हैं, अगर किसी ने आपसे लेनी हो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके बारे में छोटा सा एक आपने ब्रीफ कर दें लोगों को। जैसे मैं आपको बता चुका कि मैं फॉर्मल तो यूनिवर्सिटीज़ में, आर्ट स्कूल्स वगैरह में, फिल्म स्कूल्स में पढ़ा रहा था। मुझे वो क्लासेस छोड़नी पड़ी बीच में, क्योंकि मेरा जो ये स्पोर्ट्स वाला काम था, अब आपको अंदाज़ा है कि एक एक महीने के लिए आप नहीं हैं, फिर कभी कभी दो दो महीने नहीं हैं, और फिर 6 महीने का एक सेमेस्टर है, तो बीच में कोई काम ऐसा आ गया तो मुझे एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे सेमेस्टर छोड़ने पड़े। तो मैं उस तरफ फॉर्मल एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ वाली साइड थी उस तरफ मैंने अब थोड़ा सा ज़रा रोका हुआ है। लेकिन लकीली मुझे एक मौका मिला कोर्स का, डीजी स्किल, जो कि बहुत सारे पाकिस्तान में लोग बच्चे उस पर एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो उस पर मेरा वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स है। और मुझे उसके बाद थोड़ा सा ज़रा ख़ुद भी बूस्ट मिला कि यार मतलब कि ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, क्योंकि उसमें हर 3 महीने का वो कोर्स होता है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई 22 से 25 हज़ार उसमें स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं हर कोर्स में। तो मैं साल का देखूं तो कोई 1 लाख के करीब लोग उसमें एनरोल होते हैं इस कोर्स में, और मैं सिर्फ अपने कोर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और वो वहाँ से सीख रहे हैं, और अब मुझे इस कोर्स को कोई 2 साल हो गए हैं, तो मुझे वहाँ से अब फीडबैक आना शुरू हो रहा है। लोग, बच्चे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कुछ लोग काम करना स्टार्ट हो गए हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा मेरी इतने 20-22 साल के कैरियर के बाद थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि कुछ मैंने थोड़ा सा दिया वापस। और उसके साथ साथ मैंने अपना एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट शुरू किया है, जिसमें मतलब मैं ये कोर्सेज़, ख़ास तौर पे मेरा फोकस इन क्रिएटिव कोर्सेज़ पर है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिल्म मेकिंग वगैरह, कुछ सोशल मीडिया की चीज़ें। तो वो आस्क ट्रेनिंग के नाम से मैं अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जो कि लाहौर में बेस्ड है। तो वह सिलसिला कुछ इस तरह से फिर चल रहा है पढ़ने पढ़ाने का। जाते जाते मेरा एक आपसे एक तो मैसेज आप बच्चों को, आजकल के नौजवानों को आप क्या देना चाहते हो, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आप उनके लिए दो डिफरेंट मैसेजेस दीजिएगा कि जो आजकल की यूथ है वो इसको अगर परस्यू करना चाहती है एज ए करियर, वो कैसे कर सकती है और कहाँ से कर सकती है, और इन जनरल कोई मैसेज आप देना चाहें। जब भी फ्रीलांसिंग का वर्ड लोग सुनते हैं तो वो उनका ध्यान हमेशा आईटी, ई कॉमर्स और इस तरह की जो आजकल चीज़ें हैं उसकी तरफ जाता है। तो मैं, और सेकेंडली अगर उनके जहन में चीज़ आती है तो उनके पास वो वेबसाइट्स होती हैं, अपवर्क, फाइवर वगैरह। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग आईटी से हटके भी हो सकती है, ऑब्वियसली किसी भी फील्ड में हो सकती है। और उसके अलावा जो कि कन्वेंशनल बना दिया गया है ये वेबसाइट्स वाली फ्रीलांसिंग, तो उसके अलावा जिस तरह मैं करता हूँ, अब मैं आईसीसी के साथ जो काम करता हूँ वो मैं एज एन फ्रीलांसर काम करता हूँ। एज अ फ्रीलांस मेरा सारी सर्विसेज होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी की फील्ड में हो, आप अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं, एडिटिंग में आना चाहते हैं, आप बिल्कुल इसकी तरफ भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। और आजकल सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स भी अभी तक हैं, कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास ड्रामा इंडस्ट्री है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ नहीं तो आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़, अपने व्लॉग वगैरह चीज़ें भी बना सकते हैं। सीखने की जहाँ तक बात है तो मेरा ख़्याल से आप कभी भी अपने आप को लिमिटेड नहीं कर सकते। आप चाहें बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, फिल्म स्कूल जाएँ, आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, किसी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपको अगर एडमिशन नहीं मिला, तो आपके पास 10 सोर्सेज और भी हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके पास ऑनलाइन इतनी चीज़ें हैं, आजकल ट्यूटोरियल्स इतने अच्छे, इतने रिफाइंड किस्म के आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में मिलेंगे, और आपके पास आपकी हर क्यूरी का सलूशन मिलेगा। तो मेरा ख्याल से सिर्फ मेरा मैसेज यही है कि आप थोड़ा सा फोकस होकर इसको टाइम दें, और मेरा ख़्याल से पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स करता हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मैं बाहर भी काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक 20-22 साल का एक पूरा एक्सपीरियंस है, और उसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, मतलब कभी भी कुछ आसानी से नहीं हुआ। और मेरा ख्याल से एक आदत भी ऐसी हो गई, आसानी से जो चीज़ होती है उसका शायद तो मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, आपको जब तक अपने हार्डशिप्स नहीं आएंगी, जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल से आप कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। उमेर भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने फिर वही शॉर्ट टाइम के अंदर आपके अभी आप फ़्लाइट, एक तो आप ट्रैवल सेफ़, आप खैरियत से आप घर पहुँचे, और आपका बेहद शुक्रिया, आपने इतने टफ स्केजल के अंदर से अपना कीमती टाइम दिया, और बच्चों को मुझे यकीन है इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर इसको मैं कंक्लूड करता चलूँ तो आज के टॉपिक से मैंने ये सीखा कि कोई भी फील्ड है, आप जब उसको करते हो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हम लोग नॉर्मली दूसरों की फील्ड से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, तो आप कुछ भी एक तो चाहो अचीव कर सकते हो, आपको उसके लिए एक मेहनत है, आपको एक प्रोसेस है वो फॉलो करना है। जैसे उनकी आपको आज सक्सेस
फ्रेशनेस नज़र आ रही है, लेकिन उसके पीछे 20, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह काइंडली आप सब मेहनत करें, जिस जिस फील्ड के अंदर भी आप लोग हैं आप मेहनत करें, और जब आप मेहनत करते हो तो फिर आप उनकी तरह कहीं भी दुनिया में पहुंच सकते हो और आप कामयाब हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं इनके जो कोर्सेज़ के लिंक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, इनके जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा, और जो इनकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो भी इसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा। आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये दोबारा भी हमारे साथ आएँ और फिर हम मज़ीद आप लोगों की जो हेल्प कर सकें थ्रू दिस पॉडकास्ट, जिसमें हम छोटे मोटे कुछ ट्यूटोरियल सिखा भी सकें लोगों को, हम वो भी करने की कोशिश करें। और बस अपना फीडबैक दीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और वही आपको ड्यूटी तो पता ही है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वंस अगेन उमर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।